हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा यार। सीए फाउंडेशन का एग्जाम आपका फिनिश हो गया है। हाँ जी। और अब हम हाजिर हुए हैं बेटा आपके सामने। आज बात करेंगे लॉ वाले पेपर की। लॉ पेपर की एनालिसिस करेंगे दोस्त। इसमें जानेंगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से आया, इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते थे और क्लास में हम लोगों ने कैसे पढ़ा इसे, है ना, क्या डिस्कस किया बेटा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, जैसा आप जानते हैं 6 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास लॉ में, जिसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1, हाँ भाई ये क्वेश्चन पेपर लॉ का ही है। आपको ये क्वेश्चन देख करके ऐसा लग रहा होगा सर आप अकाउंट्स का एग्जाम उठा करके लाए हो क्या, एग्जाम पेपर उठा के लाए हो। तुम, है ना अभी, सर ये लॉ का पेपर है। करेक्ट। सर आपको पहला क्वेश्चन जो है वो, अगर मैं बात करूं तो एप्रोप्रिएशन से डील कर। एप्रोप्रिएशन क्लास में बहुत बढ़िया से हम डिस्कस करते हैं एप्रोप्रिएशन को, सेक्शन नंबर 59 से लेकर के सेक्शन नंबर 61 तक। करेक्ट। एप्रोप्रिएशन का मतलब बताओगे? बहुत जल्दी से बता देता हूं एक बार एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। बोलो दोबारा, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट को एडजस्ट करने की बात कर रहे हो। देखो ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने आपसे उधार लिया है, मैं कौन, डेटर, कौन, क्रेडिटर। तो उधार लमसम ले सकता हूँ इकट्ठे एक बार में। अच्छा ऐसा हो सकता है मेरा घर बन रहा है, मैंने कहा तुमको कि भाई जो उधार है ना मेरे को समय समय पे देता, जैसे जैसे मैं तेरे से डिमांड करूंगा वैसे वैसे वो उधार मुझे देता रही हूँ। करेक्ट। अलग अलग डेट पे मैंने आपसे अलग अलग पैसे जो है उधार लिए। देखो 1 जुलाई को लिया, फिर 1 जुलाई को दोबारा से ले लिया, 1 अप्रैल को, है ना, ये उधार लिए गए। अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट उधार लिए गए। वापसी की बारी है बेटा। जब आप एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हो तो ये तो वापसी की बारी है ना। मैं आपको ये पैसे वापस करना चाहता हूँ। करेक्ट। अगर मैं आपको पैसे वापस देने आ रहा हूं और बता दिया मैंने आपको, दोस्त ये ना, ये वाले पैसे हैं, ये वाले या ये वाले पैसे, वट एवर, है ना, कि भैया ये वाले पैसे मैं वापस कर रहा हूं आपको, तो भैया वहां आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 58। भाई देख बता दिया साफ साफ कौन से वाले पैसे वापस हो। फिर सेक्शन नंबर 59 क्या होता है सर? देखो मैंने नहीं बताया, लेकिन तुमने खुद से डिसाइड कर लिया, मतलब क्रेडिटर ने डिसाइड कर लिया भैया कौन से पैसे वापस आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 59। अच्छा 58 पहले, हाँ मैंने बताया नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। समझ रहे हो, क्रेडिटर की मर्जी मर्जी है कि वो कैसे उसको एडजस्ट करेगा। सर अपन दोनों ही ना, दोनों ने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो आएगा बेटा सेक्शन नंबर, सॉरी यार 59 है ये और 60 है ये, करेक्ट। हाँ सेक्शन नंबर 61। और ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन सेक्शन 61 से डील कर। सर दोनों में से कहीं, दोनों ने कुछ भी नहीं कहा भैया, क्वेश्चन भी ऐसा ही है। दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, ना ए ने कुछ कहा, ना बी ने कुछ कहा, ना डेटर ने कुछ कहा, ना क्रेडिटर ने कुछ कहा। अब क्या करें सर, इस केस में लॉ कहता है भैया तुमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड अप्लाई कर लो। करेक्ट। ऑल्दो यहाँ पर फीफो कहना सही नहीं होगा, बट यस जो पहले आपने डेट दिया था ना, आप समझ लो उसकी रिकवरी आपको हो रही है। अब वहां जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। लेकिन यहाँ पर ना बेटा लिमिटेशन लिख करके तुमको पोपट बनाया है, तुम्हारा कुछ नहीं, पोपट काटा भैया लिमिट। क्यों? देखो लिमिटेशन एक्ट में अगर आप देखो तो 3 साल के लिए हम देखते हैं ना, यहाँ पर जब भी पेमेंट की बात होती है तो 3 साल की लिमिटेशन होती है। तो लिमिटेशन एक्ट की जब आप बात करते हो यहाँ पे 1963, वो 3 साल की बात वो पूरी हो रही है 1 जुलाई को। लेकिन तुम जो पेमेंट कर रहे हो वो कब कर रहे हो यार? तुम पेमेंट कर रहे हो 1 अप्रैल को। करेक्ट। ये 12,500 और 4,000 की जो पेमेंट कर रहे हो वो कब कर रहे हो? 1 अप्रैल को। तो लिमिटेशन का टाइम पीरियड अभी दूर है दोस्त। करेक्ट। लिमिटेशन का टाइम पीरियड अभी दूर है। तो यहां पर एप्रोप्रिएशन जो होगा वो सबसे पहले वाला अमाउंट कौन सा था भैया? सबसे पहले वाला अमाउंट था 12,500, ये वाला। अच्छा सर मैंने चेक कितने का दिया है? देखो 12,500 का तो दिया ही है, साथ में 4,000 का और दिया है। तो भैया ये 12,500 1 अप्रैल वाला हो गया। और फिर जुलाई वाला कोई सा भी ले लो, जुलाई वाला कोई सा भी ले लो। तो अगर मैं 4,000 देखता हूँ तो 5,000 रुपए वाला ले लो, और यहाँ से 900 रुपए आपका माइनस हो जाएगा, 900 रुपए आपके बैलेंस और बच जाएंगे। आपका ये आंसर, आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, करेक्ट, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है एसजी, इन द कंट्री इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। हाँ जी, एसजी साहब जो हैं वो वाई लिमिटेड के अंदर, वाई लिमिटेड के अंदर 48 लाख शेयर्स, कितने? 48 लाख शेयर्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। करेक्ट है, चलो जी बहुत बढ़िया।
वाई लिमिटेड की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल बता रखी है 9.5 करोड़, ठीक है, जिसमें आप कहते हो 95 lakhs ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 9.5 CR कह सकते हो आप इसको, करेक्ट। वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड्स, वाई लिमिटेड भी कुछ कर रहा है भैया, ये भी होल्ड करता है, डायरेक्टली होल्ड करता है क्या, 2,50,000 शेयर्स ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो जेड प्राइवेट लिमिटेड के ये 2,50,600 शेयर होल्ड करता है। तो आपको बताना है भैया यहाँ पर इस केस के अंदर आपको क्या बताना है, देखो, जेड प्राइवेट लिमिटेड क्लेम दैट, जेड ये क्लेम कर रहा है दैट द स्टेटस ऑफ द सब्सिडरी कंपनी of the Y Limited as well as the government company advise a legal advisor whether J Private Limited is subsidiary of Y Limited as well as government। हाँ जी, जेड बोल रहा है कि भैया तुम बताओ मेरा स्टेटस क्या है। तो भैया जेड का स्टेटस क्या होगा, एक बार जरा ये डिटरमाइन करके दे, जेड का स्टेटस क्या। तो यहाँ आपको क्लास के अंदर मैं बार बार आपको कहता हूँ भैया ध्यान से समझ लो, है ना, बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है सर। कंपनीज एक्ट तो बहुत अच्छे से ना बच्चों को डिस्कस, बहुत अच्छे अच्छे से बच्चों को बताया। सेक्शन 2 क्लॉज 45 इफ यू रिमेंबर किसकी बात करता है बेटा, गवर्नमेंट कंपनी की। याद है गवर्नमेंट कंपनी मींस कैसे डेफिनेशन स्टार्ट होती है सर, गवर्नमेंट कंपनी मींस क्या, अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन या फिर एट लीस्ट कह लो आप, एट लीस्ट याद रखिएगा यहां पर हमने पढ़ा है 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय कौन, या तो सीजी या तो एसजी या फिर सीजी और एसजी बोथ, सीजी और एसजी पढ़ा हुआ है हमने सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर, डन। तो सर इस हिसाब से अगर देखो 51% की बात हो रही है, कितने परसेंट की बात हो रही है बेटा, 51%, डन। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो एसजी है स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने वाई लिमिटेड के अंदर 48 लाख शेयर्स लिए हुए हैं। वाई लिमिटेड का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 9.5 करोड़ का, इसका आप 51% निकाल लो, या फिर आप 9,50,000 का अगर आप 48 लाख शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, अगर आप 51% देखते हो ये आता है 48 लाख 45,000, करेक्ट, 48 लाख 45,000। और भैया यानी कि यहाँ पर वाई लिमिटेड जो है वो क्या हो जाती है बेटा, वो एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, करेक्ट। चलो जी, पहला पैरामीटर डन। दूसरा सर एक बात बताओ, क्या मैं आपको ये चीज जब पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट कंपनी कैसे होती है, तो ये तो हमारे पास एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर क्या है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा पैरामीटर है कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ, कंपनी विच इज सबसी ऑफ, किसका सबसी है बेटा, सबसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का सबसी हो। और जब हम सबसी की बात करते हैं तो इसके लिए अलग से मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ाता हूं, सेक्शन 2 क्लॉज 87 वाला, करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है सर या तो आप एंटायर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका कॉम्पोजिशन उसको कंट्रोल करते हो, या फिर 50%, हाँ जी, मोर देन 50%, करेक्ट है, मोर देन 50% का मतलब क्या होता है वहां पे, 50% प्लस 1, इफ यू रिमेंबर क्लास के अंदर आपको बताया 50% प्लस 1, ठीक है जी। चलो, तो 50% प्लस 1 आप देखो क्या यहाँ पर 50% प्लस 1, हाँ जी, ये कॉम्पोजिशन आप ले पा रहे हैं क्या। तो जेड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अगर आप देखोगे तो सर यस यस बिल्कुल, जेड प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल है बेटा 5 करोड़ की, कितने की पेड अप शेयर कैपिटल है बोलो, 5 करोड़ की, उसमें 2,50,600, अरे 600 तो ज्यादा ही हो गया ना फिर, 2,50,000 एक शेयर भी होता ना तो हम कह देते सर ये क्या हो जाता, ये सब्सी हो गया। और गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सी है, गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सी है भैया, वो कंपनी में क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट ही मानी जाएगी, यस। तो दोनों में आपका आंसर आ जाएगा यस एंड राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, बड़े ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयड वारंटी एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 19। अरे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, एम्प्लॉयड वारंटी का, इफ यू रिमेंबर एम्प्लॉयड वारंटी, हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा एम्प्लॉयड वारंटी मेरे को ना, मुझे आप एम्प्लॉयड वारंटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कम से कम सेक्शन वेक्शन वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, करेक्ट। आइए, मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर एम्प्लॉयड वारंटी का कॉन्सेप्ट, तो भैया सेक्शन नंबर 12 डील करता है,
एम्प्लॉयड वारंटी की डेफिनेशन कहाँ गिवन है बेटा? सेक्शन नंबर 12 में, याद है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है बेटा? सर एम्प्लॉयड वारंटी मतलब क्या? जो कि कोलेटरल टू मेन पर्पस होता है ना? मेन पर्पस। डन। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन आपसे बोला है टाइप्स बताने हैं सर। क्या बताने हैं यहाँ पे? टाइप्स। तो सर कितने टाइप्स होते हैं? सर कीटाणु जिंदा है, कुछ तो कीटाणु जिंदा है सर। देखो जी, जब मैंने टाइप्स की बात करी ना आपसे, तो सेक्शन 14B में मैंने आपसे कहा था वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन, करेक्ट है? दूसरा अगर मैं कहूं तो सेक्शन नंबर 14(2) पढ़ते हैं हम लोग, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मैं कहूं तो इसमें आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 पढ़ते हो, करेक्ट है? जिसमें हम बेसिकली डिस्चार्ज की बात करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ गुड्स की बात करते हैं, करेक्ट है? सर इस तरीके से ये आपको टाइप्स बता देने थे सेक्शन 12 के साथ 14B, 14(2) और 14(3) के अंदर, करेक्ट जी? चलो, 3 क्वेश्चन डन। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन तो डन। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है यार, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन द टर्म, क्या टर्म है सर? ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफेंसेस। पब्लिक ऑफेंसेस से रिलेटेड ट्रैफिकिंग की बात कर रहा है, एंड साथ में स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन वही 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर, बढ़िया, अच्छा खासा कंटेंट भी लिखा हुआ है आप लोग। इस क्वेश्चन के अंदर आप बात करो तो इसमें आपका आंसर क्या हो सकता था? पॉसिबल आंसर हो सकता था कि सर एग्रीमेंट, ये ऐसे एग्रीमेंट की बात करता है विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ऐसे एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कैन नॉट बी enforced by the parties, enforced by parties, ठीक है? सेक्शन नंबर 23 अगर आप देखते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो मेरे बच्चों वहां पर कुछ बातें बताई गई हैं और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है इसकी, कुछ कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेड विद एनिमी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। अगर मैं और बताऊं तो ट्रैफिकिंग टू द पब्लिक ऑफेंसेस, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना? फिर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अच्छा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन की जब आप बात करते हो बेटा, तो ये क्या है? ये ना एक्चुअली में इन्होंने कहा है कि भैया इसको डिफाइन करके भी बताओ कहां है। हाँ देखो ये रहा, क्या आप बताओ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है? भैया जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है तो मुझे पैसे दे दे और मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा, उसको कहते हैं स्टिफलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को स्टिफल कर देंगे, छोड़ देंगे भैया, आजाद कर देंगे। नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या, हमारे देश का कोई भी लॉ इस चीज को अलाउ जी। तो ये हमारा 7 नंबर का आंसर हो जाता। उसके बाद आ जाइए भी, उसके बाद आ जाइए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड का सेकंड पार्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज। हाँ जी देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन द पार्टनर्स अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। कुछ नालायक कंफ्यूज हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन है, चेंज इन पार्टनर है, क्या है ये? अरे भैया जो जो चेंज इन पार्टनर हुआ है उसको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने का मतलब क्या है? आपको इंटीमेशन देनी है, किसको? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रेशन किसके पास कराओगे इसको? रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं दोस्त, है ना? तो इफ यू रिमेंबर, तो हम लोग इसकी बातचीत करते हुए मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी तरह का कोई चेंज होता है इन एलएलपी के अंदर कोई चेंज होता है दोस्त, तो आपको ना कोई अगर पार्टनर है, तो अगर पार्टनर की वजह से ये चेंज हो रहा है तो वो 15 डेज के अंदर किसको बताएगा? एलएलपी को बताएगा। फिर एलएलपी क्या करेगी दोस्त? एलएलपी जो है आपको याद होगा 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बताएगा, और ये जो नोटिस जाएगा किसके अंदर? ये फॉर्म 4 के अंदर जाएगा, फॉर्म नंबर 4 के अंदर, प्लस फीस साथ में अटैच हो जाएगा दोस्त। अगर आप ये नहीं करते हो तो साथ में ये भी लिख लेना पेनल्टी क्या है दोस्त। मैंने आपको पेनल्टी भी पढ़ाई हुई है ना? मिनिमम आपके ऊपर 2000 की पेनल्टी है, ठीक है? अरे बाप, 2000 की, हाँ, और मैक्सिमम दोस्त आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 25,000 तक की है इस केस। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलो जी, अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द रूल रिलेटिंग टू द पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फॉर्म्स फॉर हिज एक्ट। ओके, पार्टनर्स के एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जिससे कि आप, अब देखो
इम्प्लाइड अथॉरिटी क्लास में ना रटवाता हूं सारे के सारे पॉइंट्स भाई। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, क्लास के अंदर सारे पॉइंट्स आपको जो है रटवाए जाते हैं। और कब कब पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी टुवर्ड्स द फर्म, ये भी बात आपको दोनों लिस्ट जो है रटवाई जाती है। हाँ बोलो, हाँ हाँ जी, याद आ रहा है। कुछ कीटाणु जिंदा होने चाहिए, तो कीटाणु आपको जिंदा होने चाहिए। डन, चलो। तो आई गेस इस वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या आंसर बताऊं? आप जाके बुक देखो, बुक के अंदर सीधे सीधे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम बात करें तो थर्ड बी का वन पार्ट है दोस्त। थर्ड बी का कौन सा पार्ट है सर? मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, कहीं तुम लोग कहो कि सर एम्प्लॉयड अथॉरिटी ने बताया। आप जाकर के बुक के अंदर चेक कर लेना, आपको बुक के अंदर सेक्शंस जो मिलेंगे, सेक्शन नंबर शायद 19 एक मिल जाएगा और 19 दो मिल जाएगा। दो के अंदर आप जाकर के चेक कर ले, आपको आंसर। ठीक है, चलो बी वन की बात कर ले। क्या है, मोबाइल फोन वॉज डिस्प्लेस्ड इन द शॉप। हाँ जी, एक मोबाइल फोन डिस्प्ले हो रहा है शॉप में, जिसमें प्राइस टैग 10,000 का लगा हुआ है। और इसके बाद प्राइस डिस्प्ले वॉज वेरी लेस एज कम्पेयर टू एमआरपी, मतलब जनरली उसकी एमआरपी ज्यादा है, लेकिन वो जो डिस्प्ले किया गया है ना, वो प्राइस कम दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, एक कस्टमर है, वो जाता है काउंटर के ऊपर और आस्क करता है शॉपकीपर को कि भैया वो वाला फोन मेरे को दे दे। लेकिन शॉपकीपर तो शॉपकीपर है साहब, मना कर दिया। शॉपकीपर कहता है, ए चा, मैं तुझे का कोई भी फोन देने वाला नहीं हूं। तो भैया, अब भैया वाई को आता है गुस्सा, और वो क्या कर देता है बेटा, वो इसके लिए कर देता है केस शॉपकीपर। अब बताओ क्या ये वैलिड है या नहीं? तो बेटा यहां पर अगर मैं आपको कहूं तो सर देखो, यहां पर जो ये डिस्प्ले है ना, आपको पढ़ाया गया है दैट डिस्प्ले ऑफ प्राइस या एनीथिंग, अगर मैं कहूं प्रोडक्ट इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर। इफ यू रिमेंबर, इनविटेशन टू ऑफर। हाँ जी, चीख चीख के क्लास में बताया था इनविटेशन टू ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर है मतलब आप आकर के अब ऑफर दो, आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया भाई साहब, अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या जा सकता है। ठीक है, तो भैया ये जो तुमने केस फाइल किया है ना बाबूजी, कुछ नहीं मिलेगा इसमें तो। डन, चलो नेक्स्ट आ जाइए। सर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला सर, 1 मार्च 2023 को टी रेडीमेड ड्रेस गारमेंट्स शिमला एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जे रेडीमेड गारमेंट जयपुर के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ द डिफरेंट शर्ट्स। ओके डन। अच्छा, स्मॉल साइज का भी है, मीडियम साइज का भी है और लार्ज साइज। ठीक है, और तीनों साइज के 300 पीसेस जो है ना वो डिलीवर किए जाएंगे। करेक्ट है। रेट है 900 रुपए, 1000 रुपए और 1100 रुपए। लेकिन 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 भैया कहानी में आया ट्विस्ट। फर्स्ट ऑफ मे को 2003 में, देखो 2023 में सॉरी, T Readymade Dress Garments Shimla informed J Readymade Garments Jaipur that the firm is not willing to supply। अच्छा बेटा, firm is not willing to supply। कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, लेकिन तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो रहा है भैया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ठीक है सर। ओके, अब आपको बताना है कि भैया क्योंकि प्राइस बढ़ गया इसी वजह से ये मना कर रहे हैं, और जो नया प्राइस है वो 1000, 1100 और 1200 रुपए है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बात आती है, रिमेंबर सेक्शन जो आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोलता है भाई, वो बोलता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहां पर अगर प्राइस जो है प्रीवियस प्राइस से इंक्रीज हो गया है, तो डिफरेंस वुड बी द डैमेज। ये डिफरेंस आपको डैमेज की तरह आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस देख लेना दोस्त, डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं स्मॉल की बात करूं तो 900 का हो गया 1000, तो 100 रुपए का डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी 300 यूनिट की। ठीक है, 300 यूनिट की। पहले प्राइस था यहाँ पे मीडियम का 1000, इसका हो गया 1100, इसका भी 100 रुपया 300 यूनिट का, और ये था 1100 का, और ये हो गया 1200 का, तो इसका भी 100 रुपया मल्टीप्लाई 300। ये आप कर लेंगे कैलकुलेशन पे और ये आपको देना करेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। उसके बाद आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अरे भाई क्लास के अंदर ना ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस क्लास के अंदर हम लोगों ने अच्छे से किए, इफ यू रिमेंबर। और अगर आप सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कर करके गए हो, आप बुक्स के पीछे के क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके गए हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करके गए हो ना भैया, ये क्वेश्चन लड्डू पेपर थे। ये क्वेश्चंस जो थे ना वो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। चलो जी, कैन एन
अनपेड सेलर हु हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ द लियन। ओके ओके, यस यस यस, बिल्कुल, हाँ सर, राइट ऑफ लियन की बात कर रहे हैं। देखो मैं क्लास में कहता हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट ऑफ लियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, करवा करके इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है दोस्त। इसमें अगर मैं राइट ऑफ लियन की बात करूं तो आप लोगों ने देखा हुआ है कि सर राइट ऑफ अनपेड शेयर के कुछ राइट्स है ना। अगर मैं बात करूं तो क्लास में आपने ऐसे ही लिखा है राइट ऑफ अनपेड सेलर, उसमें से एक आपने लिखा होता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन, लियन का मतलब क्या होता है, जहां पर सेलर कैन रिटेन द गुड्स, है ना, वो रिटेन कर सकता है किसको बेटा, गुड्स को, जब तक कि उसको पेमेंट ना मिले, अंटिल द पेमेंट मेड, है ना, जब तक कि उसको पेमेंट ना रिसीव हो। और ये हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 47। कहां पढ़ते हैं बेटा, अंडर सेक्शन 47। कुछ कुछ क्राइटेरिया गिवन है, उस क्राइटेरिया के बेसिस, कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 47। करेक्ट है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं साहब। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। चलो जी, जज साहब डिसाइड करेंगे कि क्या हम इसे पार्टनरशिप कहेंगे या ये पार्टनरशिप की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। एक्स वाई एंड जेड तीन लोग भैया डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स इक्वली, बट लॉसेस इफ एनी इज बॉर्न बाय द, ओके भैया एक्स वाई जेड तीनों प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो केवल एक्स लेगा। अच्छा, क्या इसको पार्टनरशिप बोल दे। प्राइमा फेशिया हम कहेंगे कि सर ये पार्टनरशिप नहीं है, नहीं है। लेकिन दोस्त आप देख रहे हो, आपको रीजन भी देना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि पार्टनरशिप नहीं है तो रीजन दो। अरे भाई एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं इन जनरल, पार्टनरशिप कब होता है, जब ऑल द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर्स जो है आर एबल टू शेयर द प्रॉफिट्स। करेक्ट, तो आप पार्टनरशिप कह देते हो। लेकिन सर इसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो आप नीचे लिख करके आ जाना एक लाइन के अंदर। क्या जाता है कि सर अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ स्पेसिफाई है, भैया कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करता है, याद है ना आपको, यस कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डीड जो है वो प्रिवेल करता है। दूसरी बात, अगर वो माइनर है बाकी के दोनों तो भी हो जाएगा साहब। तो ये साफ साफ आप 2 पॉइंट लिख करके आ सकते हैं। प्राइमा फेशिया इसका आंसर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक्स पब्लिशर एग्रीज टू सप्लाई अ बुक, ओके जी, ऑफ हिज ऑन एक्सपेंस रिटन बाय वाई एंड पे वाई हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, बट डजंट मीन कि एक्स और वाई दोनों पार्टनर हो गए, नहीं होता ऐसा। एक्स और वाई को पार्टनर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉफिट शेयरिंग इज बेसिकली असेंशियल तो है बट नॉट कंक्लूसिव। आपको यही आंसर देख ले, रीजन में क्या लिख के आओगे, नहीं सर ये पार्टनरशिप नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग असेंशियल तो है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव क्या है बेटा, कंक्लूसिवनेस है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, जो कि हमें पढ़ करके कहीं नहीं दिखता कि दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। करेक्ट है। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ जब हम आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन कहता है ए एंड बी परचेज करते हैं टी शॉप्स, ओके, और एडिशनल एक्सपेंसेस को भी इनकर करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह लेके आते हैं, उन टोटल एक्सपेंडिचर में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, और रेंट वगैरह में भी ये लोग डिवाइड करते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर में इनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन यार यहां पर भी ना भाई देखो, ऊपर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहां आप जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डन। म्यूचुअल एजेंसी में से है ना, वही लिखोगे भैया, म्यूचुअल एजेंसी इज एन आंसर इज, रीजनिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, जैसे कोई भी जो है पार्टनरशिप फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे फर्नीचर डीलर डीलर है, वो डिलीवर करता है फर्नीचर टू द वाई, वाई को डिलीवर कर देता है अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है भैया, ऑन द सेल वेयर बाय हैड टू पे द प्राइस फॉर द फर्नीचर। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट परचेज की बात कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज हुआ भैया, आपको जो है 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करनी है। फर्नीचर विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ वाई, है ना। अभी क्या हुआ है, पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। इस वाले केस में क्या हुआ है बेटा, पोजेशन जो है वो आपका ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन 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 ऑनरशिप, ऑनरशिप तो हम क्या बोलते हैं प्यार से, टाइटल, है ना, ऑफ गुड्स या प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स। याद है प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, टाइटल। करेक्ट है ना, तो उसमें चीख चीख के समझा नालायक को, हाँ जी, ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। करेक्ट, अब यहां पर ये जेड को बेच देता है, लेकिन इससे पहले वाई क्या करता है, इसको जेड को बेच देता है। जेड जो है एक भैया, जेड जो है इसको परचेज कर लेता है गुड फेथ में, बोनाफाइड है भाई। बताना है कि ये डिलीवरी जो है जेड के पास टाइटल आई या नहीं आई, भाई बोनाफाइड परचेजर है, जेड इज अ बोनाफाइड परचेजर, भैया उसको ये डिलीवरी मिल चुकी है। करेक्ट है, वो आपको लिखना था, गुड फेथ के अंदर ये डिलीवरी मान ली जाएगी। एज इट इज, मैंने याद है 3-4 बच्चे जो बैठे थे, है ना, वो उस तरीके से मैंने आपको बताया था, इसने इससे चोरी कर लिया। नेक्स्ट, अगेंस्ट बीज टेंडर आर एग्रीज टू सेल एंड डिलीवर 100 kg टोमेटोज, ओके, हाँ जी,
टोमेटोज ऑफ रुपीज 100 के, ठीक है जी, ठीक है। ड्यू टू राइज इन द प्राइस, प्राइस और राइज हो गया, आर डिलीवर्ड ओनली 7 के, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अरे भैया, तो भाई तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? देखो ना यहाँ पर क्या बोला गया भैया, 1000 kg जो है वो आपको टोमेटोज देने की बात कही थी, लेकिन मैं 700 ही दे पाया हूँ तुमको, एंड यू एक्सेप्टेड। बाकी 300 के लिए तुम मुझे केस फाइल करोगे? क्यों एक्सेप्ट किया तब? तो भैया एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट डिलीवरी इज व्हाट? अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया पार्ट परफॉर्मेंस को, पार्ट डिलीवरी को, तो आप मान लेंगे हम कि आपने पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर लिया है, एंड दैट देन इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं हो कि आप जो है, हाँ बस ये आप ये कर सकते हो कि अगर आपने कोई एडवांस दिया तो आप एडवांस वापस ले सकते हो, केस नहीं कर सकते। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ द शेयर कैपिटल। अरे भैया, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन बताओ, सेक्शन नंबर 43 ऑफ कंपनीज एक्ट। दो तरह के, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आगे बोला बताओ भैया प्रेफरेंस शेयर, अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस जहां दिया जाता है दो चीजों के अंदर, एक क्या डिविडेंड में भी, और एक दूसरा क्या बेटा, जब भी कैपिटल की रीपेमेंट आएगी उसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। करेक्ट, अल्लू करेक्ट। चलो जी, फिर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ओ एम जी, हाँ जी, साइलेंस है केवल, केवल और केवल साइलेंस है, इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। कहां लिखा है भैया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा है कि साइलेंस को केवल हम क्या नहीं मानेंगे बेटा? फ्रॉड नहीं मानेंगे। यस, देखो अ, जैसे अगर मैं बात करूं तो कि आपको तो 17 देखना, सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन, अगर आप तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, अगर मैं बात करूं, अगर स्टेटमेंट दे रहे हो फैक्ट की, कोई भी फैक्ट बता रहे हो और वो ट्रू नहीं है, इन दैट केस भैया वो फ्रॉड है। लेकिन मेयर साइलेंस रखना वो फ्रॉड नहीं है। फिर इसके एक्सेप्शंस भी है आपके पास कुछ, कुछ केसेस में, जैसे जहां पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना ही पड़ेगा, है ना। एक्सेप्शंस में अगर मैं बात करूं तो जैसे दूसरी केस में अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पर कि भैया आपको सारी चीजें, गुड फेथ वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो गुड फेथ के अंदर आपको सारी चीजें बतानी ही पड़ेंगी। जैसे अगर मैं कहूं तो एज्यूम किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंश्योरेंस का तो गुड फेथ होना चाहिए वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मैरिज का तो वहां पे गुड फेथ होना चाहिए। तो ये आपका आंसर बनना चाहिए था इस वाले पोर्शन, सेक्शन सॉरी क्वेश्चन 6A का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टनर्स इन सेटिंग द अकाउंट ऑफ द, ओके ओके। देखो डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन के समय पे सेटलमेंट कैसे होगा साहब? सेटलमेंट की बात करें, मोड ऑफ सेटलमेंट कौन सा सेक्शन बोलो सर? सेक्शन नंबर 48, याद है क्या? मोड ऑफ सेटलमेंट कैसे सेटल्ड होगा भाई? कितना पार्ट प्रॉफिट लेकर के जाएगा भाई, उसका हिस्से का प्रॉफिट लेके जाएगा और अपना कैपिटल लेकर के जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एमटी के प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन, ठीक है भैया, कंपनी हैज टू स्टार्टेड द बिजनेस टिल 7th नवंबर अप्रैल सॉरी 2023, ठीक है भैया। ये तारीख की बात हो रही है 2023। नोटिस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द आरओसी फ्रॉम नॉन फाइलिंग ऑफ द आईएनसी 20A के अंदर, और अब आईएनसी 20A देख करके आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे दोस्त, आप ये भी तो देखो ना कितने दिनों से काम नहीं चल रहा। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है बोलो? ये कॉन्सेप्ट क्या है बोलो सर? डॉर्मेंट कंपनी का। कौन सा है? डॉर्मेंट कंपनी का, याद है? 2 साल की बात करता है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट, क्या बोलता? नॉन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आपको यहां लिख करके, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आपको लिख, करेक्ट है, डन। एंड आई होप आप लोगों ने भैया झंडे गाड़ दिए होंगे, आपका पेपर बढ़िया ही गया होगा। और मिलते हैं बेटा ऐसे ही एक और नई क्लास के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अच्छा होगा बेटा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने मेहनत करी है, बहुत अच्छा, आप लोग रिजल्ट डिजर्व करते हो। बाय बच्चों, टेक केयर।